नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आगे की खबरें। तेजस्वी यादव ने मधुबनी सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी वोट लेने में तो आगे है, लेकिन जनता के कामों में पीछे है। यादव ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की और बिहार में शराबबंदी के नाम पर हो रही होम डिलीवरी पर सवाल उठाए। उन्होंने प्रशांत किशोर पर भी तंज कसा और अपने जनसंवाद यात्रा की जानकारी साझा की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद और पूर्व मंत्री समीर कुमार महासेठ समेत कई पार्टी नेताओं की उपस्थिति रही। आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत पहला चरण का आज हम लोग सब लोग मधुबनी के जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर के, बूथ स्तर के, ब्लॉक लेवल के, जिला लेवल के सभी लोगों से जो है संवाद का कार्यक्रम है। और इसकी शुरुआत जो है समस्तीपुर कर्पूरी जी के धरती से हम लोगों ने उनको नमन करते हुए इसकी शुरुआत की। समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा और आज मधुबनी, कल झंझारपुर के सभी वर्करों से हमारी मुलाकात हुई, बैठक हुई। और कार्यकर्ता संवाद का यही उद्देश्य है कि पार्टी में संगठन को लेकर के और मजबूत किया जाए, विचारधारा को और मजबूत किया जाए और संगठन का जो है विस्तार और हम लोग ढंग से करें। ज़मीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता ही लड़ते हैं और हर जगह की अलग समस्या है और कार्यकर्ता क्योंकि अलग अलग पंचायत के, अलग अलग बूथ के, अलग अलग प्रखंड के आएंगे तो अलग अलग जगह की जानकारी भी, वहाँ की स्थानीय समस्याओं का भी जिक्र हो। कार्यकर्ता जो होते हैं पार्टी के बैकबोन होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं और इसलिए एक अनोखा कार्यक्रम है कि डायरेक्ट पंचायत लेवल के वर्करों से इंटरेक्शन हो। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जनसभाओं में, रैलियों में, रोड शोज़ में जो मेहनत करते हैं, जो पार्टी का झंडा धोते हैं, जो धरना प्रदर्शन लाठी खाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाती। तो उनके बीच जाकर के उनके सुझाव को भी लिया जाएगा कि और आगे चल के पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए। तो इस कार्यक्रम के तहत हम लोग आज मधुबनी हम लोग पहुँचे और आज का कार्यक्रम यही रहेगा, सभी वर्करों से बुला करके बात। विशाखापट्टनम से लौटते समय महासमुंद में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ। इस घटना के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रायल के दौरान 14 सितंबर को हुई इस घटना में ट्रेन की खिड़की के कांच पर स्क्रैच आ गए। 15 सितंबर यानी कि आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। वर्तमान में रेलवे प्रशासन ट्रेन की मेंटेनेंस में जुटा हुआ है और ट्रेन दुर्ग स्टेशन पर पहुंच चुकी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गोड्डा में मेला मैदान में आयोजित आदिवासी जनाक्रोश रैली को संबोधित किया। इस रैली का आयोजन एसटी मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील टुडू की अध्यक्षता में हुआ है। मरांडी ने आदिवासी जनसंख्या की घटती दर और ज़मीन पर कब्जे के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने 1951 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों का हवाला देते हुए आदिवासी जनसंख्या में 16% की कमी की चिंता जताई। मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ और स्थानीय राजनीतिक मुद्दों पर भी सवाल उठाए और राज्य सरकार के वादों को लेकर आलोचना की। गोड्डा विधायक अमित मंडल ने भी इस जनाक्रोश रैली में राज्य में बढ़ती घुसपैठ की समस्या पर चिंता व्यक्त की।
और सबसे बड़ा वादा हेमंत सोरेन की सरकार ने यदि किया था तो वो ये किया था कि सीएनटी और एसपीटी का सख्ती के साथ हम यहाँ पे पालन कराएंगे। और सीएनटी का सबसे सख्ती के साथ पालन कराना, एसपीटी का सबसे सख्ती के साथ पालन कराना, ये सरकार की पहली घोषणा थी। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत पीड़ा हुई जब मैं पाकुड़ गया। पाकुड़ का एक गांव है जहां पर वहां के आदिवासी समाज ने जमीन अपना घेरने का प्रयास किया। आपको जानकर हैरान होगा कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए उस आदिवासी के जमीन का घेराव करने से उनको रोक दिया गया। और जब वो आदिवासी परिवार एफआईआर कराने थाने गया तो आदिवासी परिवार को एफआईआर कराने से रोका गया और ये कहा गया कि सीधा हेमंत सोरेन से आया है फरमान कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को छूना नहीं है। यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का राज झारखंड में चलता है। आज कई ऐसे आदिवासी समाज, आदिवासी महिलाएं, माताएं जिनको बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर टारगेट करते हैं, उनके आरक्षण का लाभ लेते हैं, जमीन खरीदते हैं, अपना व्यवसाय शुरू करते हैं और फिर समय आने पे उनको धोखा दे देते हैं। ये स्थिति पाकुड़ साहेबगंज में आम है और मेरे लिए ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये अब स्थिति धीरे धीरे गोड्डा की तरफ भी आ रहा है। यदि आप महागामा देखें तो स्थिति वहां बहुत दयनीय हो गई है। यदि आप गोड्डा देखें तो यहाँ स्थिति धीरे धीरे बेकाबू होते जा रही है। और जो सरकार ये वादे के साथ आई कि हम लोग 1932 का खतियान ले आएंगे, आज वो सरकार 1932 के लोगों को भूल गई है और अपने अगल बगल में इंटू पिंटू को रख रही है बिहार से। जो सरकार सीएनटी एसपीटी का वादा करके आई कि सख्ती से पालन करेंगे, वो सरकार को जब यहाँ पर तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति दिखती है तो कहीं ना कहीं वो वहां पर एफआईआर करवाने से यहाँ के आदिवासियों को रोक देते हैं। जो सरकार आदिवासी समाज के हक के लिए आई थी कि आदिवासी समाज का हक उनको मिले, आज वो सरकार सबसे ज्यादा यदि किसी जात समुदाय को ठग रही है वो आदिवासी समाज के लोगों को ठग रही है। अभी सरकार ने मैया योजना शुरू किया और सरकार ने मैया योजना के जरिए वोट खरीदने के लिए 1,000 रुपए हर एक महिला के अकाउंट में देने का काम किया 1 महीने के लिए। अब बताइए कि जितनी भी महिलाएं यहाँ उपस्थित है, ये सरकार जब वादे करके आई थी तो सबसे पहला सरकार ने वादा किया था कि पेंशन को हम 1,000 रुपए से 2,000 कर देंगे। आज कहीं 1,000 से 2,000 पेंशन नहीं किया सरकार ने। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने आज अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यादव पर आरोप लगाया कि वे माफिया के समर्थन में हैं और वर्ग विशेष की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। निषाद ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव के पिता ने मंदिरों पर गोलियां चलवाई थी, जिसके कारण वे सत्ता से बाहर हैं। बुलडोजर के सवाल पर संजय निषाद ने कहा कि माफियाओं के बचाव में आने वालों को 2027 में जनता उचित जवाब देगी। जो माफिया के कब्रिस्तान पर जाके फातिया पढ़ता तो वो मठ मंदिर के बारे में क्या सब कहेगा। एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए कि पिताजी थे तो गोली चलाए थे मंदिर के नाम पर, और एक विशेष वर्ग खुश हो जाए बेस वोट, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने। और नतीजा कि 90% लोग भारत में भारतीय संस्कृति के मतलब मानने वाले लोग हैं। उसी का नतीजा है 2014 से लगातार समाजवादी पार्टी बाहर जा रही है, क्योंकि वो एक वोट को खुश रहे बाकी ना खुश कर रहे हैं। ये बात इसका तो बुलडोजर कानून व्यवस्था को लगातार माफियाओं को बचाने की उनकी वादा है। माफिया के सहारे ही वो सत्ता में थे, माफिया ही उनके सत्ता के एक सीढ़ी थे और माफियाओं की कमर तोड़ दिया माननीय योगी जी ने। हमारी सरकार की प्राथमिकता थी कि माफिया न हो, भय मुक्त वातावरण हो, जितने अपराधी हो जेल में चले जाएं। पहले कैसे आप देखो कि इनकी सरकार में सीईओ को बोनट पर रखकर एसपी ऑफिस में खींचते हुए ले जाते थे। मतलब पुलिस को इनके समय में अपराधी पुलिस को दौड़ाती थी, और आज पुलिस अपराधी को पकड़ के जेल के सलाखों में डाल रही। तो अगर कोई भी अपराधी सरकारी जमीन कब्जा किया है, अपराधी गरीब की जमीन कब्जा किया है, तो खाली कराया जाएगा तो क्या जाके हाथ से खाली करा दें।
नहीं तो आदेश है ना कोर्ट कैसे का भाई, बिना बिना एविडेंस के किसी का घर गिराया गया हो, बिना किसी का खुद का निजी हो गिराया गया हो, तो उसके आवाज उठाएं। माफियाओं के बचाव में आएंगे तो उसका जवाब 27 में जनता देगी। उमगांव के खेल मैदान पर खेलो इंडिया थीम के तहत 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के बीच एक रोमांचक क्रिकेट मैच हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जवानों तथा स्थानीय समुदाय के बीच खेल भावना को प्रोत्साहित करना था। बनासकांठा के सुईगांव में बीएसएफ द्वारा 7वें चरण का बूट कैंप आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के 19 छात्र शामिल हुए। इस 3 दिवसीय बूट कैंप के दौरान छात्रों को विभिन्न वेपन्स के बारे में जानकारी दी गई और बीएसएफ की सीमा सुरक्षा कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। इस मौके पर बीएसएफ हेड क्वार्टर गुरविंदर सिंह और कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। હું રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીનો સ્ટુડન્ટ છું। અમે અહીંયા ટોટલ 19 જણા આવ્યા છે રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટીમાંથી, જેમાં દરેક સ્ટુડન્ટ્સ જુદા જુદા સ્ટેટ્સમાંથી છે, જુદા જુદા રાજ્યોમાંથી છે, જેમાંથી કોઈ રાજસ્થાનથી છે, કોઈ ઓડિશાથી છે, કોઈ બિહારથી છે, કોઈ મધ્યપ્રદેશથી છે, કોઈ દિલ્હીથી છે, એમ કરીને અહીંયા ટોટલ 19 જણા અમે લોકો આવ્યા છે। અમને બહુ ખુશી છે કે અમને 7th જે અહીંયા બૂટ કેમ્પ થયો છે એમાં અમને પાર્ટ લેવાનો એક મોકો મળ્યો છે, જેમાં અમે બહુ બધા એડવેન્ચર્સ કઈ રીતે અહીંયાના જે જવાનો છે નાળાબેટમાં બીએસએફના એ કઈ ચુનૌતીઓથી ગુજરે છે, કયા વેપન્સ એ લોકો યુઝ કરે છે, કયા એ લોકો ચેકપોસ્ટ સંભાળે છે, અને અમને અહીંયા નવા એડવેન્ચર્સ ને પીટી ક્લાસીસ યોગા એ બધું પણ કરાવવામાં આવશે। અમને લોકો બહુ ખુશી છે કે અમને લોકોને અહીંયા આવવાનો મોકો મળ્યો। आज हम यहाँ पे अपने सुईगाम के अंदर 7वां बूट कैंप का आज जो है आरंभ हुआ है, जिसका जो है इनिशिएटिव हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत ये जो शुरू किया गया यूथ को बॉर्डर के साथ जोड़ने के लिए और फोर्सेस के बारे में बताने के लिए। हमारा ये जो इनिशिएटिव हमारे डायरेक्टर जनरल और अभी जो वर्तमान हमारे आईजी हैं श्री अभिषेक पाठक आईपीएस, आईजी गुजरात फ्रंटियर और डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर गांधीनगर, उनकी तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की टूरिज़्म के साथ सहयोग से ये जो बूट कैंप आज यहाँ पे जो इसका आरंभ हुआ है 7वें बूट कैंप का, ये 3 दिन का बूट कैंप है 13, 14, 15 को। और ये इसके अंदर जो टोटल 19 पार्टिसिपेंट्स राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी अहमदाबाद की तरफ से जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कैंप के अंदर जो है हम जो स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बेसिक फोर्स के बारे में जो सोल्जरली स्किल्स हैं फोर्स के बारे में नॉलेज के बारे में बताएंगे, साथ में इनको जो है कॉन्फिडेंस कोर्स, साथ में जो अनआर्म्ड कम्बैट बैनेट फाइटिंग और फोर्सेस के द्वारा यूज़ होने वाले विभिन्न प्रकार के वेपन्स हैं उसके बारे में इनको बेसिक नॉलेज दी जाएगी। साथ ही साथ नाड़ाबेट के अंदर जो सीमा दर्शन प्रोग्राम है उसमें बीएसएफ के जो द्वारा बीएसएफ के म्यूज़ियम्स हैं उनके भाई इनको भ्रमण कराएंगे और बीएसएफ की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। और वहीं पे साथ जो है एडवेंचर टूरिज़्म के तौर पे जो उधर जो अलग अलग तरह के एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो करवाई जाएंगी। इनको इस पीरियड के दौरान बॉर्डर के ऊपर भी लेके जाया जाएगा और वहाँ पे बीएसएफ द्वारा कैसे जो है बॉर्डर को गार्ड किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, उसके बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ कुछ एक जो इक्विपमेंट्स जो यूज़ करते हैं डोमिनेशन के लिए उनके बारे में भी इनको नॉलेज दी जाएगी। और साथ मैप रीडिंग के बारे में और जो है अदर थिंग्स के बारे में इनको इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। आज ओपनिंग के दौरान जो बच्चों के साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ उसमें देखा कि बच्चे बड़े उत्साहित हैं इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि जो वो आए हैं ये इस 2-3 दिन का जो बूट कैंप है उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सीख के जाएँ। और हमारा भी ये टारगेट रहेगा कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में फोर्सेस के बारे में और विभिन्न जो है चीज़ों के बारे में नेशनल सिक्योरिटी के बारे में इनको बता सकें। रांची के महिला महाविद्यालय में आयोजित करम पूजा महोत्सव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाग लिया और राज्यवासियों को इस प्राकृतिक पर्व की शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आदिवासी छात्रावास परिसर में एक मल्टी स्टोरेज हॉस्टल के निर्माण की घोषणा की, जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सभी छात्रावासों में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करेगी और शिक्षा में सुधार के लिए सीएम एक्सीलेंस स्कूल की शुरुआत की है। उन्होंने आदिवासी समुदाय की शिक्षा और विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। सभी को जोहार जोहार। कितना अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर जोहार बोलते हैं। और मैं लगातार ये प्रयास में हूं कि झारखंड के अंदर आदिवासियों की गूंज इतनी मजबूत हो कि इस 125 करोड़ के इस देश के अंदर आदिवासी एक अलग अपनी पहचान बनाए, अलग वो दिखे भी और मजबूती के साथ आगे भी बढ़े। आज करम महोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ तमाम मुख्य अतिथिगण, यहाँ हॉस्टल के छात्र छात्राएं, आप सब लोग मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा के लिए मेरी ओर से ढेर सारी बधाई। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा। हम लोग यहाँ हर वर्ष करम महोत्सव में आते रहे हैं। लगातार इस कार्यक्रम को आप सब लोग मिलकर और उत्साहवर्धक बना भी रहे हैं और हमारी भी ये परिकल्पना है आदिवासी त्योहारों का एक अलग स्थान बने और मजबूती के साथ अपने त्योहारों को हम पकड़ कर रखें, अपने कंधों पर उठाएं और आगे बढ़ते रहें, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी समर्पित करते चले। आप सब लोगों को मालूम है, मैं तो यहाँ आता रहा हूँ। यहाँ कॉलेज शासन के कई लोग उपस्थित हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग छात्र छात्राएं सभी लोग। और मैंने पहले भी कहा था कि इस परिसर के अंदर सरकार की तरफ से मैं कोई विशेष कार्य योजना लेके आऊंगा। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज झारखंड की इस राजधानी में पहले चरण में कल्याण विभाग के माध्यम से। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।